सबको बहुत बहुत नमस्कार। अपने रिट मेन एग्जाम में जो केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव वाले, और उन्हीं क्वेश्चन की सीरीज में अपना सेकंड वीडियो है। और हमारा जो आज हेडिंग है वो है एलिमेंट तत्व है। तत्व के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इसमें डिस्कस करेंगे आज हम। अब देखो, सबसे पहला प्रश्न, और वही अधिकतर हैं जो आपको मैंने कॉपी में करवा रखे हैं, आप इजीली आराम से कर सकते हो। देखो, पहला क्या है, वे सरलतम वे सरलतम पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं कहलाते हैं। यानी वे सरलतम पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं कहलाते हैं। तो यानी एक ही प्रकार के परमाणु हो उनको क्या बोलते हैं? तत्व है। क्या बोलते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से क्या मिलकर बनता है? एलिमेंट तत्व का निर्माण होता है। ध्यान रखना। तो याद रखना, तत्व में उपस्थित सभी परमाणु बिल्कुल क्या होते हैं? समान होते हैं। दूसरा, निम्नलिखित में से तत्व है, तत्व कौन सा है? पित्तल है। पित्तल क्या है? कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। क्या है? कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। तांबा, ये क्या है? तांबा। तांबा क्या है? Cu तत्व है। जल यौगिक है, H2O। शक्कर, ये भी क्या है? यौगिक है, C12H22O11 शर्करा है। ये भी क्या है? यौगिक है। तत्व कौन सा है? कॉपर। तांबा। तांबा क्या है? एलिमेंट तत्व है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो गया? तांबा क्या है? तत्व के रूप में काम करता है यहाँ। इसके बाद देखो अगला, कमरे के ताप पर 25 डिग्री पर निम्न में से कौन सी धातु द्रव्य होती है? कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव्य होती है? कौन सी होती है? मरकरी, सबको पता है। मरकरी क्या है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी प्लेटिनम, इरिडियम, सोडियम ये क्या है? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। मरकरी ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। फिर देखो अगला प्रश्न, और अगले में क्या है? देखो, निम्नलिखित में से किसका गलनांक न्यूनतम है? किसका गलनांक सबसे कम है? कैल्शियम, सोडियम, आयोडीन, गैलियम। गैलियम जो है ना, इसका गलनांक इन चारों में सबसे कम है। और ये कहते हैं गैलियम जो होता है ना, अगर उसको आप हथेली में रखोगे ना तो गैलियम के पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। पी ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका है? पी ब्लॉक का तत्व है, और ये इसका गलनांक का मान सबसे कम होता है गैलियम का, इन चारों में, आयोडीन, सोडियम और कैल्शियम में। इसके बाद देखो अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? यानी कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? कौन सी होती है? याद रख लो, पॉइंट याद कर लो। ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। क्या है? विद्युत की सुचालक धातु कौन सी होती है? ग्रेफाइट। तो कौन सी है? ग्रेफाइट क्या है? विद्युत की सुचालक धातु होती है, जो अधातु है, सॉरी, विद्युत की सुचालक अधातु कौन सी है? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का बना है। और कार्बन क्या होती है? अधातु। तो विद्युत की सुचालक अधातु कौन सी होती है? ग्रेफाइट। इसके बाद देखो अगला, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम का एस कौन सा है? याद रखना है, एल्यूमिनियम का एस कौन सा। अब ये ऑप्शन जो है ये बॉक्साइड है। क्या है? ये बॉक्साइड है। बॉक्साइड। अब देखो, हेमेटाइट है, लोहे का है। सिडेराइट है, कॉपर का है। मैग्नेटाइट है, ये भी मैग्नेटाइट, ये भी क्या है? लोहे का। बॉक्साइड जो है ना, ये एल्यूमिनियम का है। इसका है, किसका है? एल्यूमिनियम का। इसको बोलते हैं बॉक्साइड। Al2O3 2H2O, ये बॉक्साइड है। बॉक्साइड का फॉर्मूला है। ये क्या है? बॉक्साइड है, ये एल्यूमिनियम का है। इसका है, याद रखना है बॉक्साइड का फॉर्मूला आपको। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, गेलेना निम्नलिखित में से किस धातु का है? इसका है, गेलेना किस धातु का है? इसका याद कर लो, ये वो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते गेलेना, लेड सल्फाइड, पीबीएस को। किसका है ये? लेड का। किसका है? लेड का है। ये गैलियम लिखा हुआ है। किसका है ये? लेड का है। किसका है? लेड का है। इसको होता है कौन? गेलेना। याद रखना ये, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है? हॉर्न सिल्वर चांदी का है। इसका मुख्य घटक कौन सा होता है? हॉर्न सिल्वर जो होता है ना, चांदी का है, किसको बोलते हैं? हॉर्न सिल्वर, एजीसीएल को बोलते हैं हॉर्न सिल्वर। एजीसीएल, ये एजीसीएल। तो एजीसीएल है ना, इसको बोलते हैं हॉर्न सिल्वर। और ये क्या है? चांदी का अयस्क है, इसको बोलते हैं हॉर्न सिल्वर। याद कर लो, एजीसीएल को बोलते हैं हॉर्न सिल्वर। इसके बाद देखो, यूरेनियम का अयस्क, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। किसका? यूरेनियम का अयस्क कौन सा होता है? पिंच ब्लेड। याद रखना, पॉइंट याद कर लो ये।
यूरेनियम का अयस्क है, पिंच ब्लेड, फॉर्मूला क्या होता है U3O8। U3O8 ये यूरेनियम का अयस्क है, पिंच ब्लेड बोलते हैं। गेलेना किसका है, लेड का होता है, PbS होता है। क्यूप्राइट किसका है, कॉपर का है। किसका है, Cu2O को बोलते हैं क्यूप्राइट। इस तरह से। इसके बाद देखो अगला, पृथ्वी की सतह पर अधिकतम पाई जाने वाली धातु है। पृथ्वी की सतह पर, याद रखना अगर ये आ जाए, भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, भूप्रपट्टी अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी के ऊपर वाले भाग में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा धातु कौन सी होती है, वो होती है एल्यूमिनियम। कौन सी होती है, एल्यूमिनियम होती है। कितनी होती है ये, 8.13%। कितनी होती है ये, 8.13% होती है एल्यूमिनियम, भूप्रपट्टी में पाई जाती है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम, पृथ्वी की सतह पर। और अगर ये आ जाए ना भूगर्भ में, तब किसका आएगा, लोहे का। किसका आएगा, भूगर्भ आ जाए ना, पृथ्वी के आंतरिक सतह में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, तो किसका नाम आएगा, लोहे का नाम आएगा, ध्यान रखना ये। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, झाग पलवन विधि किस अयस्क के सांद्रण में काम में लेते हैं, किसके लिए, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में। किसमें, सल्फाइड अयस्क जो है ना उसके सांद्रण में। जिन अयस्कों में सल्फर हो, जैसे PbS लेड सल्फाइड है, इस तरह से, HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड है, इस तरह से। जिन अयस्कों में सल्फर आ जाए ना, S लिखा हुआ आ जाए, इस तरह से, कॉपर ग्लास Cu2S, इस तरह से। जिंक ब्लेड ZnS, इसको बोलते हैं जिंक ब्लेड। जिनमें सल्फर आ जाए उनको सांद्रित करने के लिए क्या करते हैं, झाग पलवन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का यूज करते हैं इस विधि में। तो ध्यान रखना, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में झाग पलवन विधि को काम में लिया जाता है। ये प्रश्न आपको याद रखना है। इसके बाद देखो अगला, संचायक बैटरियों में प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी है। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त होने वाली धातु का नाम कौन सा होता है, याद रखना, लेड। इसलिए संचायक बैटरियों का नाम इसको बोलते हैं सीसा संचायक, ऐसे याद रखना, सीसा संचायक नाम लिखा हुआ आता है। तो सीसा नाम हटा के लिख दिया संचायक बैटरियों में। तो संचायक बैटरियों में सीसा काम में आता है, पीबी काम में लेते हैं। क्या लेते हैं, पीबी का यूज करते हैं। तो याद रखना, संचायक बैटरियों में काम में आने वाली धातु है सीसा, यानी पीबी, लेड। और अगर ये आ जाए, संचायक बैटरियों में काम में आने वाला अम्ल कौन सा है, संचायक बैटरियों में काम में आने वाला अम्ल, तब किसका नाम आएगा, H2SO4। किसका यूज करते हैं, H2SO4 का उपयोग करते हैं संचायक बैटरियों में। H2SO4 का यूज विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है, H2SO4 का यूज। इसके बाद देखो, सिनेबार किसका अयस्क है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिनेबार किसका अयस्क है, सिनेबार किसका होता है, इसको बोलते हैं सिनेबार, HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसको बोलते हैं सिनेबार। ये सिनेबार है, सिनेबार। और किसका अयस्क है ये, मरकरी का। याद कर लो, ये मरकरी का अयस्क का नाम क्या है, सिनेबार। जिन अयस्कों के कुछ अलग स्पेशल नाम है ना, उनको आपको याद ही करने, सिनेबार मरकरी का अयस्क है, ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, आयरन के संक्षारण को रोकने के लिए इस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। आयरन है ना, लोहा, लोहे पर जंग रोकने के लिए उसके ऊपर परत लगाते हैं व्हाइट से कलर की। किसकी होती है वो, यानी लोहे से अधिक क्रियाशील धातु, और वो कौन सी होती है, जिंक। इनमें कौन सी है, जिंक। तो जिंक की परत लगाते हैं उस लोहे के ऊपर। और लोहे पर जिंक लगाने की क्रिया जो है ना, परत लगाना, इसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण, या इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, यसद लेपन। ये लिखा हुआ था कई बार पेपर में, यसद लेपन बोलते हैं। गैल्वेनीकरण या यसद लेपन कहा जाता है। जिंक की परत लगाना यसद लेपन या गैल्वेनीकरण आयरन के ऊपर कहलाता है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, गन मेटल मिश्र धातु है। क्या है, गन मेटल मिश्र धातु है। अब याद कर लो, देखो दो तीन बातें तो याद कर लो। ये एक तो पित्तल, पित्तल जो होता है ना, पित्तल, कांसा, गन मेटल, तीन तो याद कर लो। ये मेन है तीनों, और ये पेपर में पूछा गया गन मेटल। तो अब देखो तीनों में है ना, कॉपर सब में रहेगा, तांबा सब में रखना आपको, तांबा सब में रहेगा। पित्तल थोड़ा सा नरम होता है, तो जिंक नरम होता है, जिंक के साथ कॉपर के साथ जिंक मिला दिया, ये तो पित्तल है। और
कांसा जो है इसको बोलते हैं बेल मेटल, यानी घंटी की धातु बोलते हैं। और घंटी जो होती है बहुत अधिक हार्ड होती है, पता है आपको, जैसे मंदिर में घंटी लगी रहती है उसको आप फोल्ड नहीं कर सकते, बहुत अधिक हार्ड है। उस घंटी को हार्ड बनाने के लिए क्या मिलाते हैं इसमें, टिन मिलाते हैं, टिन, SN। कॉपर और टिन जो है ना, इसके मिश्र धातु को बोलते हैं कांसा यानी ब्रोंज। ये ब्रॉस, ये ब्रोंज। और गन मेटल में क्या है, गन मेटल जो है इसके अंदर क्या तीनों मिला दो, कॉपर, टिन और जिंक, इन तीनों को मिला दिया, ये क्या है, ये गन मेटल है। ये क्या है, ये गन मेटल कहलाती है, ध्यान रखना ये। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, निम्नलिखित में से किस में केवल दो तत्व उपस्थित हैं, किस में केवल दो तत्व उपस्थित, केवल दो ही एलिमेंट है। कॉफी है, ये एक यौगिक है, कई तत्वों का मिश्रण है। चाय है, इसके अंदर भी कई एलिमेंट हैं। जल है, जल में देखो H2O। शक्कर में देखो C12, H22, O11, इसमें 3 प्रकार के एलिमेंट हैं। जल में क्या है, दो ही एलिमेंट है, देखो H और O, H और O, दो ही एलिमेंट है। क्या लिखा है, दो तत्व किसमें है, जल के अंदर क्या है, दो ही प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या है, जल का निर्माण होता है। दो ही प्रकार के एलिमेंट है जल के अंदर। फिर देखो अगला, अगले में क्या है, उपधातु कौन सी है। अब देखो धातु, मरकरी धातु है, लोहा भी धातु है, ऑक्सीजन क्या है, अधातु है, और आर्सेनिक जो है ना ये उपधातु है। आर्सेनिक जो होता है ना, AS, आर्सेनिक, ये उपधातु है। आर्सेनिक क्या है, उपधातु। और आप देखते हो ना, जब आपने पी ब्लॉक पढ़ा था ना, ऐसे इस तरह से देखो यूं, बिना इलायची, गरम, इंडियन टी, TL, फिर यहाँ कार्बन, काशी, गए, शंकर, प्रभु। इसके बाद देखो यहाँ नाना, पाटेकर, असरानी, सब बीमार। ओ, सलमान, सीले, तेरी, पॉकेट। फिर कल, बाहर, आई, आंटी, इस तरह से। और आपने ये कहा था, जब आपने आवर्त सारणी बनाई ना, तब हमने यूं कहा था, इस आवर्त सारणी में ना इस तरह से हम एक जिग जैग लाइन बनाते हैं, बनाते हो ना आप ऐसे, इस तरह से एक जिग जैग लाइन बनाते हैं यूं, इस तरह से जिग जैग लाइन। और इस जिग जैग लाइन के ऊपर जो है ना, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये सारे है ना, सेलेनियम भी इसमें शामिल कर लेते हैं कई बार, इस तरह से। ये ना, ये जो राउंड किया मैंने, ये सारे क्या है, उपधातु हैं, सारे क्या, ये उपधातु के रूप में काम करते हैं। इसलिए आर्सेनिक जो है ना, ये क्या है, एक उपधातु है। आर्सेनिक जो है ना, देखो ये रहा आर्सेनिक, ये क्या है, उपधातु है। तो ये आपको याद होना चाहिए, उपधातुओं के नाम कौन कौन सी है, ये आप याद कर लो। लगभग ये 6-7 उपधातु हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अधातु कौन सा है, गंधक यानी सल्फर, अधातु है, अधातु। सिल्वर चांदी है, Ag, ये क्या है, धातु है। आयरन लोहा, ये क्या है, धातु है। गोल्ड यानी सोना, ये भी क्या है, धातु है। तो अधातु कौन सा है, गंधक, यानी सल्फर को बोलते हैं गंधक, सल्फर, ये क्या है, एक अधातु है, सल्फर। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, और अगले में क्या है, देखो इस तरह से, निम्न में से लेटिन प्रतीक वाला तत्व कौन सा है। अब इनमें से लेटिन नाम किसका है, अब देखो एल्यूमिनियम है, ऐसे लिखते हैं एल्यूमिनियम को यूं, एल्यूमिनियम, इस तरह से, संकेत Al, इसी के नाम से। मैंगनीज, ऐसे लिखते हैं मैंगनीज, मैंगनीज, इसके संकेत से इसका नाम है Mn। सोडियम, इसको लिखते हैं ऐसे, सोडियम को, अब वैसे इसका इस तरह से, नेट्रियम, इसको लिखते हैं Na। और सिलिकन, ऐसे सिलिकन, इसका Si। अब देखो इनके जो है ना, सिलिकन Si, मैंगनीज Mn, एल्यूमिनियम Al, इनके नाम से इनके संकेत बनाए गए। लेकिन सोडियम देखो, लिखते हैं सोडियम को ऐसे लिखते हैं सोडियम, तो संकेत ऐसे होना चाहिए, लेकिन संकेत क्या है, Na से। सोडियम का लैटिन नाम क्या है, नेट्रियम है। क्या नाम है इसका, लैटिन नाम नेट्रियम, इससे इसका संकेत लिया गया नेट्रियम।
तो सोडियम जो है ना, इसका लैटिन नाम है और इसी से इसका क्या संकेत या प्रतीक लिखा गया है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सोडियम। सोडियम क्या है? सोडियम इनमें तीनों चारों के अंदर क्या है? लैटिन नाम वाला एलिमेंट है। इसके बाद देखो अगला, गोल्ड का रासायनिक प्रतीक है। गोल्ड का संकेत कौन सा है? अब ये किसका है? एजी, चांदी का है। एजी किसका है? चांदी का। ये है सोने का, गोल्ड, ये सोने का है। ये किसका है? आर्सेनिक, ये आर्सेनिक का संकेत है। और ये सीडी है, किसका? ये कैडमियम का है। कैडमियम। क्या पूछा है? लोहे का संकेत कौन सा है? एयू। एयू क्या है? लोहे का संकेत है एयू, आपको याद रखना है, ये लोहे का संकेत एयू। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का मुख्य आधार क्या है? याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेंडलीफ ने ना तत्वों को बांटने के लिए उसने एक आधार यानी एक बेस रखा। उसने कहा कि इसके आधार पे हम एलिमेंट को बांटेंगे, और उसने आधार क्या रखा? परमाणु भार। क्या रखा इसने? परमाणु भार को काम में लिया, एटॉमिक मास। परमाणु भार के आधार पे तत्वों को बांटा। उसने कहा कि कम परमाणु भार वाले को हम पहले रखते हैं, अधिक परमाणु भार वाले को क्या बाद में रखेंगे। तो उसने परमाणु भार काम में लिया। तो परमाणु क्रमांक, ये तो है आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है। ये क्या है? ये तो आधुनिक आवर्त सारणी, या कहते हैं मोजले की आवर्त सारणी का मुख्य आधार कौन सा है? परमाणु क्रमांक। परमाणु आयतन ये और परमाणु भार दोनों को मिला के किसके लिए? ये अलग से, किसके लिए अलग ग्राफ बनाए गए। और किसके ग्राफ बनाए गए? देखो यूं इस तरह से ग्राफ बनाए गए, जिसमें ऊपर रखे एलिमेंट, बीच में रखे और नीचे रखे थे, इस तरह से। तो मैंने आपको पीछे ग्राफ बनाए थे, ग्राफ बना के बताया था, वो ग्राफ भी याद रखना है। और यहाँ त्रिज्या अलग चीज है, ये प्रमाणित त्रिज्या है। तो किसका आधार क्या था? परमाणु भार। किसका था? मेंडलीफ की आवर्त सारणी का मेन आधार क्या था? परमाणु भार। क्या था? परमाणु भार क्या है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी का मुख्य आधार रहा ये। इस तरह से देखो, एक स्टेटमेंट है कि मध्य वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो सिरे वाले तत्वों के परमाणु भार का लगभग बीच का मध्य का होता है। इस कथन के आधार पर तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास करने वाले रसायनज्ञ है। रसायनज्ञ का नाम क्या है? और ये किसका नियम है? ये डोबरनियर का त्रिक नियम। क्या है ये ट्राइड रूल है, त्रिक नियम। ये क्या है? ये त्रिक नियम है। और किसका है? ये डोबेरनियर का है, डोबेराइनर। किसका है? डोबेराइनर का त्रिक नियम है। तो ये डोबरनियर का त्रिक नियम है, ध्यान रखना। किसका है? डोबरनियर का त्रिक नियम है। प्राइस्ट तत्वों को धातु या धातु के आधार पर अलग बांटा, ये अलग है। मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर बांटा, मोजले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर बांटा, वो अलग है। ये यांत्रिक नियम किसका है? डोबेराइनर या डोबरनियर का है। इसके बाद देखो, आवर्त सारणी में दाएं भाग में उपस्थित एलिमेंट कौन से होते हैं? अब देखो आवर्त सारणी जो बनाते हो ना, ऐसे इस तरह से बनाई होगा आपने, यूं देखो, यूं इस तरह से आवर्त सारणी। यहाँ जैसे 2, फिर यहाँ ऐसे लाइनें खींची आपने, कितनी? 7। और खड़ी लाइनें कितनी? ऐसे 18। तो आवर्त सारणी में खड़ी लाइनें 18 है, इनको बोलते हैं वर्ग। टेढ़ी लाइनें खींची 7 है, इनको क्या बोलते हैं? आवर्त। ये आवर्त है। और इस आवर्त सारणी में ये बायां भाग और ये वाला भाग क्या है? दायां भाग। और बाएं से दाईं तरफ चलोगे ना तो धात्विक गुण घटता है। और लास्ट में जो है ना जिग जैग लाइन बनाई, उसमें देखो इस जिग जैग लाइन में क्या है? अधिकतर एलिमेंट जो है पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में क्या है? अधिकांश तत्व जो आगे ना, वो क्या आगे? देखो इस तरह से, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, सल्फर, फास्फोरस, ये सारे क्या है? अधातु है। इसलिए दाएं वाले भाग में है ना अधिकांश एलिमेंट क्या है? अधातु वाले आगे। कौन से आगे? अधातु वाले। तो अधिकांश क्या है? अधातु, ये धातु है। तो ये कौन से हैं? दाएं वाले भाग में क्या अधिकांश एलिमेंट क्या होते? धातु होते हैं। और बाईं तरफ अधिकांश एलिमेंट क्या होते? धातु, ये धातु होते हैं बाईं तरफ। तो दाईं तरफ क्या होते हैं? अधातु होते हैं। बाईं तरफ क्या होते हैं? अधातु। तो हमेशा दाएं वाले भाग में अधातु कहलाएंगे, अधिकतर एलिमेंट अधातु हैं। और बाएं वाले भाग में क्या है? अधिकतर एलिमेंट क्या? धात्विक प्रकृति के हैं, ध्यान रखना। और इन दोनों के बीच में बनाई हमने जिग जैग लाइन, वहां पर धातु वाले गुण भी हैं और अधातु वाले गुण भी हैं। उनको बोलते हैं सब मेटल या मेटेलॉइड, यानी उपधातु बोलते हैं। तो हमने उपधातु के 5-6 हमने अभी संकेत लिखे थे। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है? एक उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए प्रयुक्त आवश्यक ऊर्जा। आप देखो ये डेफिनेशन किसकी है?
ये परिभाषा है आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी बोलते हैं कि किसी उदासीन परमाणु के सबसे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा कहलाएगी उसकी आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। तो क्या यानी सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसके लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाएगी? आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आयनन एंथैल्पी। अब देखो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो किसी उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ें तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा उसको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं। और विद्युत ऋणता क्या होती है? सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए दो परमाणु और उनमें सांजक के दो इलेक्ट्रॉन बीच के उनको अपनी ओर खींचने की सामर्थ्य शक्ति उसको बोलते हैं विद्युत ऋणता। और धात्विक गुण है ही पता है आपको, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति को बोलते हैं धात्विक गुण। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा कहलाएगी आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न। अगले में क्या है? सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है? इसमें सबसे कम विद्युत ऋणता किसकी होती है आवर्त सारणी में? तो याद रखो आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणता किसकी होती है? सबसे अधिक तो किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। और सबसे कम किसकी होती है? सबसे कम वो किसकी होती है? सीजियम की, जिसको हम 0.7 लिखते हैं। कितनी? 0.7 सबसे कम। तो आवर्त सारणी में सबसे कम विद्युत ऋणता सीजियम की होती है। और इनमें देखो कई नाम आए सीजियम का, तो सबसे कम किसकी होगी? इसमें सीजियम की हो जाएगी। फ्लोरीन की 4 होती है, क्लोरीन की 3 और सोडियम की लगभग ये 2.1 ऐसे, सीजियम की 0.7। तो सबसे कम किसकी होती है? सीजियम की सबसे कम है इन चारों में। फिर देखो अगला, निम्नलिखित में से सबसे छोटा आयन कौन सा है? अब देखो छोटा बड़ा पूछ लेना तो आपको ऑप्शन में क्या करना है? सबसे पहले आप दिए गए जो आयन है उन आयनों में देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या चेक कर लो। Na+ में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक निकल गया, 10 बचे। एल्यूमिनियम में कितने हैं? 13 इलेक्ट्रॉन है, 3 निकल गए, 10 बचे। मैग्नीशियम में कितने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन है, 2 निकल गए, 10 बचे। सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन है, 4 निकल गए, 10। इसका मतलब ये क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है सारे, सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। और याद रखो सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में जिस पर जितना अधिक प्लस चार्ज हो वह उतना ही छोटा होता है, और जिसमें जितना अधिक माइनस चार्ज हो उतना ही बड़ा होता है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में उदासीन परमाणु से धनायन छोटा, ऋणायन बड़ा होता है। अब देखो सबसे अधिक प्लस चार्ज उसका आकार सबसे कम, तो सबसे बड़ा किसका होगा? सोडियम पर चार्ज कम है, सबसे बड़ा ये। उससे छोटा मैग्नीशियम +2, उससे कम एल्यूमिनियम +3 और सबसे कम सिलिकॉन +4। ये आकार का क्रम है। क्या पूछता है? सबसे छोटा आयन छोटा कौन सा होगा? सिलिकॉन +4। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? सिलिकॉन +4। और सबसे बड़ा कौन सा होगा? Na+ सबसे बड़ा हो जाएगा, ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न। अगले में क्या है? निम्नलिखित में से सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी तत्व हैं। अब देखो थोड़े यहाँ ये N-3 है, O- और ये F-1। अब देखो सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी तत्व है कौन से? जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। लिथियम में कितने? 3, सोडियम में 11, पोटेशियम में 19। सेम नहीं है, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी नहीं है। फिर देखो F में कितने? 9, O में कितने? 8, Br में कितने? 80। तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी नहीं है। फिर देखो यहाँ लिथियम में कितने? 3, बेरिलियम में 4, बोरोन में 5। ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी नहीं है। अब देखो N में वैसे 7 थे, 3 और आगे 10 हो गए। O में पहले 8 थे, 2 और आगे 10 हो गए। F में पहले 9 थे, 1 और आ गया, 10 हो गया। तो सब में इलेक्ट्रॉन 10-10 है, इसलिए ये सारे क्या है? N-3, O-2, F-1। इस तीनों क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक है। इनमें इलेक्ट्रॉन संख्या बिल्कुल क्या है? समान होती है। फिर देखो अगला, अगले में क्या है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? ये Cl है, ध्यान रखना Cl है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ये कहते हैं हिसाब से आवर्त सारणी के हिसाब से फ्लोरीन होना चाहिए, लेकिन याद रखना सबसे अधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व तो फ्लोरीन है, लेकिन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला एलिमेंट कौन सा होता है? क्लोरीन। कारण क्या होता है? फ्लोरीन क्यों नहीं होता? हमने कारण क्या लिखा था? फ्लोरीन का आकार छोटा है,
इसलिए इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है, 7 इलेक्ट्रॉन थोड़े से पार्ट में है, इसलिए और इलेक्ट्रॉन ला के जोड़ेंगे ना, आसानी से जुड़ेगा नहीं, वो इलेक्ट्रॉन्स को वापस प्रतिकर्षित करेंगे। और जो आसानी से नहीं जुड़ता उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता घट जाती है, और जो आसानी से जोड़े उसकी क्या है, बढ़ती ज़्यादा होती है। इसलिए क्लोरीन आसानी से जोड़ता है किसकी तुलना में, फ्लोरीन की तुलना में, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, फ्लोरीन की तुलना में, ध्यान रखना है। फिर देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है, परमाणु कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व फ्लोरीन की विद्युत ऋणता का सही क्रम बताइए। सबसे इन चारों में विद्युत ऋणता का सही क्रम, फ्लोरीन कितनी होती है याद कर लो, ये 4, ओ की कितनी होती है 3.5, उससे कम क्लोरीन की 3 होती है, उससे कम नाइट्रोजन की 2.8 या 9 लगभग होती है ना, ये दे रखे 4, और है कि इसमें इस तरह से सीजियम की कितने, कार्बन की 2.5 होती है, कार्बन है ना, इसकी 2.5 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 लिखते हैं इसे, सबसे कम सीजियम की 0.7 याद रखना है। अब देखो विद्युत ऋणता का सही क्रम सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की। अब देखो ऑप्शन चेक कर लो, यहाँ ओ ज्यादा कर दिया, ये गलत हो गया, यहाँ ओ ज्यादा कर दिया, गलत हो गया, फिर देखो यहाँ फ्लोरीन ज्यादा है, नाइट्रोजन ज्यादा कर दिया, ये गलत हो गया। तो सबसे अधिक फ्लोरीन की, उससे कम ऑक्सीजन की, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कार्बन, तो चौथा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ये आपको याद रखने, मान किसकी विद्युत ऋणता का मान कितना है, थोड़ा ध्यान रखो ये। इसके बाद देखो भारी जल का सूत्र सबको पता है, क्या बोलते हैं भारी जल, किसको बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को बोलते हैं भारी जल, जिसका यूज क्या है, नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में करते हैं। भारी जल क्यों बोलते हैं, देखो हमारे वाला जल है H2O, तो H का भार 1, कितने H है, 1 और 1 2, और O का भार कितना होता है 16, परमाणु भार 16, कुल भार कितना आ गया 18 आ गया। और यहाँ पर देखो O का तो कितना है 16 है ही, लेकिन देखो ड्यूटेरियम है, यहाँ ड्यूटेरियम, तो यहाँ पर प्रोटियम है हमारे वाले जल में, प्रोटियम ऐसे, ड्यूटेरियम यूं, ट्राइटियम यूं लिखते हैं ऐसे, तो प्रोटियम का भार 1, ड्यूटेरियम का 2, ट्राइटियम का 3, तो ड्यूटेरियम का भार 2 होता है, कितने ड्यूटेरियम है 2, 2 दूनी 4 हो गया इसका भार, कुल भार कितना आ गया 20। अब देखो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का परमाणु भार 20 होता है, इसका सॉरी अणु भार कितना होता है इसका 20, और जल का अणु भार कितना 18 है, इससे ज्यादा है इसका, इसलिए ये भारी जल है, ये हमारे वाला हल्का जल है, इसलिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड को बोलते हैं भारी जल, और इसका यूज नाभिकीय भट्टियों में मंदक के रूप में करते हैं, मंदक के रूप में, और इसका अणु भार कितना होता है 20 होता है, ध्यान रखना ये। तो ये D2O इसका फॉर्मूला है, भारी जल का सूत्र होता है ये, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, अगले में क्या है, प्राकृतिक तत्वों की संख्या है, और आपको पता है कि प्रकृति में पाए जाने वाले कुल तत्व कितने हैं, यूरेनियम 92 तक के पाए जाते हैं, यूरेनियम तक के, यूरेनियम के बाद है ना 93 और उसके आगे वाले एलिमेंट, ये प्रकृति में पाए नहीं जाते, इनको नाभिकीय अभिक्रियाओं से बनाते हैं, इसलिए इनको संश्लेषित तत्व बोलते हैं, या इसका एक अलग नाम याद रखना है, यूरेनियम 92 के बाद वाले 93 से आगे वाले एलिमेंट है ये 93 और इसके आगे वाले, इनको बोलते हैं परा यूरेनिक तत्व, क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं परा यूरेनिक तत्व बोलते हैं, या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं, किसको, यूरेनियम के बाद, इसका मतलब यूरेनियम 92 तक के एलिमेंट प्रकृति में पाए जाते हैं, 92 के बाद वाले नहीं मिलते, तो प्रकृति में प्राकृतिक एलिमेंट कितने हो गए 92 हो गए, 92 पाए जाते हैं, उसके बाद वाले प्रकृति में नहीं पाए जाते, उनको बोलते हैं परा यूरेनिक तत्व बोलते हैं, याद रखना आपको। फिर देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है, सल्फाइड एस से धातु का ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो सल्फाइड एस का है, उससे हमें धातु प्राप्त करनी है, तो यहां पर देखो निस्तापन, वर्जन, संक्षारण, नरमिट प्रक्रम। अब देखो दो चीजें हैं, वर्जन और एक है निस्तापन, कैल्सिनेशन, निस्तापन। अब देखो निस्तापन, नी मतलब नहीं, क्या नहीं, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, और वर्जन में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, तो वर्जन में क्या करते हैं, एस जो होते हैं उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं,
और निस्तापन में एस को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। अब देखो यहाँ अनुपस्थिति में गर्म क्यों करते हैं, क्योंकि इन एस्कों के पास पहले से ऑक्सीजन होती है तो हमें देने की आवश्यकता नहीं है। वर्जन में क्या है, इन एस्कों के पास ऑक्सीजन नहीं होती तो इनको ऑक्सीजन देके पहले ऑक्साइड बनाते हैं, तो जैसे पीबीएस गेलेना। अब इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो इसको धातु ऑक्साइड में चेंज करेंगे ना, तो इसको O2 के साथ गर्म करेंगे, इसको धातु ऑक्साइड में चेंज करेंगे। तो ये सल्फाइड एस्क है। क्या है ये सल्फाइड एस्क है जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती। तो सल्फाइड एस्कों को धातु ऑक्साइड में चेंज करेंगे ना, तो क्या करते हैं, वर्जन करते हैं। क्या करते हैं, वर्जन का उपयोग करते हैं। और सल्फाइड एस्क के अलावा ऑक्साइड एस्क आ जाए, कार्बोनेट एस्क आ जाए, सल्फाइड एस्क आ जाए, सल्फेट एस्क आ जाए, हाइड्रोक्साइड एस्क आ जाए, जल योजित एस्क आ जाए, सब में ऑक्सीजन है और उनको क्या करते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। उसको बोलते हैं निस्तापन। क्या बोलते हैं उसको, निस्तापन कहते हैं। तो यहाँ हमें सल्फाइड एस्क है जिसमें क्या है, धातु है और सल्फर जुड़ा है ऐसे। अब इसमें O जोड़ना है तो O जोड़ने के लिए हमें O चाहिए और O किस में होता है, वर्जन में होता है। इसलिए क्या करते हैं, उसका वर्जन किया जाता है सल्फाइड एस्कों को धातु ऑक्साइड में चेंज करने के लिए। फिर देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है, ए धातु जो कमरे के ताप पर द्रव्य होती है। ए धातु जो कमरे के ताप पर द्रव्य होती है। अब ए धातु कौन सी है, जो कमरे के ताप पर, एकमात्र ऐसी ए धातु, यानी धातु आ जाए तब तो मरकरी आ जाएगा, लेकिन ए धातु ऐसी एकमात्र जो कमरे के ताप पर द्रव्य होती है, वो कौन सी होती है, वो ब्रोमीन होती है। क्या होती है वो, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन क्या है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ध्यान रखना है ये। इसके बाद देखो अगला, वह ए धातु, वह ए धातु, वह ए धातु जो चमकीली होती है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसी ए धातु, अगर आ जाए ना ए धातु जो विद्युत की सुचालक होती है तब ग्रेफाइट, और ऐसी ए धातु जो चमकीली होती है, क्या होती है वो, आयोडीन। क्या होती है वो, आयोडीन होती है। वो क्या, चमकीली होती है। तो ए धातु भी है और चमकीली भी है। वो कौन सी होती है, आयोडीन होती है, जो चमकती है, चमकीली अवस्था में होती है। इसके बाद देखो अगली, अगले में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ए धातु विद्युत की सुचालक है। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया ये वापस, कौन सी होती है, ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या है, ऐसी ए धातु है जो विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। विद्युत की सुचालक ए धातु कौन सी होती है, ग्रेफाइट होती है। ध्यान रखना, हीरा सुचालक नहीं होता, क्या होता है, कुचालक होता है। कुछ धातुओं को पीटकर चद्दर बनाया जा सकता है ना, चद्दर बनाया जा सकता है। इस गुण धर्म को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं। अब देखो दो तीन शब्द हैं, एक तो तन्यता नाम है, एक आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, एक ध्वनिका और एक चालकता। चार शब्द हैं। तो तन्यता क्या होता है, धातुओं को खींचने पर लंबे तार के रूप में हो जाए, उस गुण को बोलते तन्यता। तो धातुओं को खींचने पर लंबे तार बन जाए उसको तन्यता बोलते हैं। धातुओं को पीटने पर लंबी चद्दर की तरह फैल जाए, पूरी बिखर जाए, चद्दर की तरह फैल जाए, उसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता, मिलिबिलिटी। आघात करने पर वर्धनीयता मतलब बढ़ना, चद्दर की तरह फैलना, तो इसको क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता बोलते। ध्वनिका, धातु को पीटने पर क्या है, ध्वनि उत्पन्न हो जाए उसको ध्वनिकता बोलते हैं। और चालकता ही, धातु विद्युत की क्या होती है, सुचालक, उस समय की भी सुचालक होती है। तो यहाँ पर धातुओं को पीटकर चद्दर बनाया जा सकता है, इस गुण को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं धातुओं की आघात वर्धनीयता कहा जाता है। और अगर आता तांबे, ये धातुओं को खींचकर तार बना सकते हैं तो वो आता है तन्यता में। किस में आता है, तन्यता में। इसके बाद देखो अगला, अति शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। 100% शुद्ध सोना क्या मानते हैं, 24 कैरेट मानते हैं। क्या मानते हैं, ये 100% मानते हैं। इस बिल्कुल शुद्ध सोना क्या मानते हैं, इसको 24 कैरेट सोने को बिल्कुल शुद्ध मानते हैं। और आभूषण निर्माण में 24 कैरेट सोने का यूज नहीं होता, क्योंकि सोना सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है। आराम से क्या होगा, फोल्ड हो जाएगा, आराम से क्या है, उसकी शेप बदल सकती है। इसलिए उसमें एक फिर क्या है, कुछ मात्रा में तांबा मिलाते हैं और फिर आभूषण यानी गहने बनाते हैं। उसके लिए
24 कैरेट सोने का यूज नहीं होता, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट इनका यूज करते हैं। कितना भाग बनाते हैं तांबा, उसके हिसाब से 24 से कम होता जाएगा सोना और तांबा। इसकी जगह 22 कैरेट का मतलब 22 भागला भाग तो क्या है सोना, और 2 भाग क्या हो गया तांबा हो गया। 20 कैरेट का मतलब 20 भाग तो सोना और 4 भाग क्या हो गया तांबा। 18 कैरेट का मतलब 18 भाग तो सोना और 6 भाग क्या हो गया, इसमें 6 कैरेट क्या हो गया तांबा हो गया। ऐसे मिलाते हैं। इसके बाद देखो अगला, कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है, याद रखना कौन सी। देखो एस ब्लॉक में तो सीजियम है और पी ब्लॉक में गैलियम, याद रखना ये धातुएं हैं जो कि अगर हाथ में लोगे ना तो तुरंत पिघलने लगती है। पारा द्रव अवस्था में वैसे ही, कॉपर ठोस है ही, आयरन ठोस है ही, सीजियम है ना ये द्रव है लेकिन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है। लेकिन अगर थोड़ा ताप कम कर दें तो ठोस अवस्था में है। फिर अगर हथेली पर रखें ना तो हमारे शरीर का ताप 37 डिग्री है, उस अवस्था में ये पिघलने लगती है। तो सीजियम क्या है, हथेली पे लें या आ जाए गैलियम नाम आ जाए, गैलियम को हथेली में रखने पर क्या ये पिघलने लगती है। इसके बाद देखो अगला, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है कौन सा होता है, प्रकृति मिलने वाला अपने आप बनने वाला कौन सा होता है सबसे कठोर इनमें। ग्रेफाइट नहीं है, हीरा है, लिथियम और गैलियम। कौन सा होता है हीरा। हीरा क्या है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। हीरा है, हीरा आपको याद रखना है। फिर देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है, केरोसिन तेल में क्या लिखा है, केरोसिन तेल में, केरोसिन तेल में किस धातु को डुबोकर रखा जाता है, किसको रखते हैं एस ब्लॉक को। और एस ब्लॉक में पहला वर्ग क्षारीय धातुओं को, लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सबको रखते हैं। तो कौन सा देखो पोटेशियम, पोटेशियम जो है ना क्या करते हैं इसको केरोसिन तेल में क्या डुबोकर रखा जाता है। पोटेशियम, सोडियम आ जाए, इसको भी केरोसिन तेल में रखा जाता है। फिर देखो अगला प्रश्न, जल या भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाली धातुएं हैं। कौन सी धातुएं हैं जो जल या भाप के साथ क्रिया नहीं करती हैं, कौन सी है। लोहा है, जल या भाप के साथ आसानी से क्रिया नहीं करती, जल या भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाली। जिंक है, लोहा जैसे संक्षारण होता है लोहे का, तो लोहा जल या भाप के साथ क्रिया कर लेता है। जिंक है, ये भी क्रियाशील है, तो यानी ये भी क्रिया कर लेती है। एल्यूमिनियम भी क्रियाशील क्रिया कर लेती है। तांबा है ना, ये तांबा बहुत ही कम क्रिया करता है। तो इन चारों में सबसे कम क्रियाशील कौन है, तांबा यानी Cu है। इसके लिए अपचन इलेक्ट्रॉन विभव का मान धनात्मक होता है, बाकी सबके लिए क्या होता है ऋणात्मक होता है। इसलिए यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये सभी धातुएं ऊपर की तरफ है, कॉपर क्या नीचे की तरफ है, इसलिए कॉपर क्रिया नहीं करता। तो कॉपर भाप या जलवाष्प के साथ आसानी से क्रिया नहीं करता, बाकी क्रिया कर लेती है, ऑक्साइड का निर्माण करके अपनी सतह पर क्या है ऑक्साइड या संक्षारण कर लेती है। निम्न में से उत्कृष्ट गैस कौन सी है, उत्कृष्ट गैस। अब उत्कृष्ट में देखो याद रखना कौन कौन सी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये इनर्ट गैसेज है। ये इनको उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, निष्क्रिय गैस बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं, नोबल गैसेज बोलते हैं, या दुर्लभ गैसें बोलते हैं, या विरल गैसें बोलते हैं, बहुत कम मात्रा में मिलती हैं ये सारी। और इसमें कौन सी है, हीलियम दे रखा है। हीलियम क्या है, ये क्या है उत्कृष्ट या निष्क्रिय गैस कहलाती है। ऑक्सीजन प्राणवायु है 21%, और हाइड्रोजन है ना, अगर आज ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है तो किसका आता है, हाइड्रोजन। और सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन से हीलियम का निर्माण होता है जिससे सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है। CO2 है ही, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में काम में आती है। ये कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी सबसे मेन गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, यानी पृथ्वी के ताप में वृद्धि करने वाली गैस। फिर देखो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु, जो धातु प्रकृति में फ्री रहती है, किसी के साथ कोई क्रिया नहीं करती, इसलिए इन धातु के क्या अयस्क नहीं होते, ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलती है, अयस्क नहीं बनते इसके। मैग्नीशियम का अयस्क होता है, शीशे का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, किसका नहीं होता, सोना। तो सोना याद रखना
सोना और मेन प्लेटिनम, ये दो मेन है, इनको बोलते हैं निष्क्रिय धातुएं बोलते हैं, निष्क्रिय या अक्रिय धातुएं बोलते हैं, या नोबल मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोबल मेटल। कुछ मात्रा में चांदी भी आती है, अगर ऑप्शन में चांदी भी साथ आ जाए इनके साथ में चांदी भी आपको कर देना है, चांदी लेकिन थोड़ी मात्रा में क्रिया करती है। ये दो मेन है, इनको बोलते हैं, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है निष्क्रिय धातु में। तो कौन सी है? यहाँ सोना क्या है? निष्क्रिय, यहाँ सोना और प्लेटिनम ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है? सिनेबार किसका अयस्क है? किसका अयस्क है सिनेबार? अभी बताया था मैंने, किसका? मरकरी का। किसका है? मरकरी का अयस्क है सिनेबार, यहाँ एफ। किसका है? मरकरी का अयस्क है सिनेबार। इसका लेड का गैलेना, याद रखना गैलेना, पीबीएस गैलेना है। आयरन का एक तो हेमेटाइट Fe2O3 और एक मैग्नेटाइट Fe3O4, ये तो हेमेटाइट और ये मैग्नेटाइट है। कॉपर का क्या देखो, कॉपर ग्लास इस तरह से, क्यूप्राइट CuO कॉपर के हैं। मरकरी का क्या है? सिनेबार है HgS, मरकरी का है इसका, जिसको सिनेबार बोलते हैं। ठीक है, फिर देखो अगला, अगले में क्या है? एल्यूमिनियम, आयरन व जिंक Zn की अभिक्रियाशीलता, की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम है। बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? अभिक्रियाशीलता। अब देखो इन तीनों में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर कौन सी है? जिंक है, उसके बाद आती है एल्यूमिनियम, उसके बाद आता है Fe। तो सबसे अधिक क्रियाशील जिंक, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम Fe। तो बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता मतलब सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा वाली आएगी, तो जिंक का सबसे अधिक, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम आयरन। तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया, सेकंड, दूसरा ऑप्शन, और ये तीसरा है। तो कौन सा हो गया? सेकंड ऑप्शन सही है। जिंक सबसे अधिक क्रियाशील, उससे अधिक कम एल्यूमिनियम, उससे कम लोहा। तो लोहा सबसे कम, उससे अधिक एल्यूमिनियम, उससे अधिक क्या है? जिंक होता है क्रियाशील, आपको ध्यान रखना है। तो इनमें क्रियाशीलता का क्या रखना है? ऑर्डर या क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है? मेंडलीफ, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आधार तत्वों का क्या होता है? परमाणु भार। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का मेन आधार क्या था? परमाणु भार था, सबको पता है। परमाणु भार के आधार पर उसने तत्वों को बांटा था, और उसने अपना एक नियम दिया था जिसको बोलते हैं मेंडलीफ का आवर्त नियम। और उसने क्या कहा था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण इनके परमाणु भार के आवर्ती फलने होते हैं, ये दिखा था ना। तो ये मेंडलीफ का आवर्त नियम। इसके बाद है टिन का प्रतीक कौन सा होता है? टिन किसको बोलते? टिन स्टेनम, SN, ये टिन का प्रतीक है। इसका लैटिन नाम है, क्या नाम है? टिन का लैटिन नाम क्या है? स्टेनम, इस तरह से स्टेनम। इसका संकेत SN है, टिन का, ये SN। ठीक है ना, ये ऐसा कोई संकेत नहीं है, ये टाइटेनियम का, ये सिलिकॉन का है। तो टिन का कौन सा है? SN है, ध्यान रखना ये। इसके बाद देखो अगला, W किसका प्रतीक है? ये पिछेरिट के अंदर एग्जाम के अंदर भी आया था। W किसका है? टंगस्टन का। किसका है? टंगस्टन का है ये। किसका है? टंगस्टन। ये क्या है? थोरियम लिखा है, थोरियम। तो किसका है? टंगस्टन। थ्योरियम का तो TH, टंगस्टन W, और इसका वैसे लैटिन नाम है, क्या नाम है? वोल्फोम, इससे बना ये टंगस्टन। मरकरी का ही हाइग्रेनियम Hg। गोल्ड का है सोना यानी ओरियम Au, लैटिन नाम, इसका भी लैटिन नाम है गोल्ड का ओरियम। मरकरी का भी हाइग्रेनियम Hg। टंगस्टन का W, वोल्फोम लैटिन नाम है। थोरियम का सीधा नाम है TH, थोरियम का। ठीक है, इसके बाद देखो अगला, अगले में उदासीन तत्व में निम्नलिखित में से कौन सा समान संख्या में होते हैं? उदासीन, अगर परमाणु, अगर तत्व उदासीन हो ना, उसके अंदर क्या समान होंगे? उदासीन में क्या होते हैं? प्लस की संख्या माइनस के बराबर होती है। प्लस क्या होते हैं? प्रोटॉन की संख्या, माइनस क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या। हमेशा प्रोटॉन बराबर किसके होंगे? इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। तो क्या होंगे? प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बराबर होते हैं। इनकी संख्या क्या होती है? समान। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं। कौन सा होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान यानी बराबर होती है। किसमें? उदासीन तत्व में, जहां जिसपे कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं हो। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है? आवर्त सारणी में F ब्लॉक में सम्मिलित किए गए हैं। अब देखो F ब्लॉक में क्या है? ये देखो, ये नाम है लेंथेनोइड।
और ये एक्टिनोइड। अब एफ ब्लॉक जो है ना, एफ ब्लॉक की दो सीरीज है, 4F सीरीज, 5F सीरीज। आवर्त सारणी के नीचे ऐसे दो सीरीज बनाई गई, आवर्त सारणी बनाई ना, आवर्त सारणी ऊपर है, उसके नीचे दो सीरीज बनाई गई है। इसको बोलते हैं लेंथेनोइड सीरीज, 4F को लेंथेनोइड बोलते हैं, और 5F को बोलते हैं एक्टिनोइड, एक्टिनोइड। इसमें 14 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 14 एलिमेंट है, कुल टोटल कितने 28 एलिमेंट है एफ ब्लॉक में। तो एफ ब्लॉक में लेंथेनोइड भी है और एफ ब्लॉक में क्या है, एक्टिनोइड भी शामिल है, इसलिए लेंथेनोइड भी है एक्टिनोइड भी है। उपरोक्त दोनों, उपरोक्त दोनों क्या है, ये है आवर्त सारणी के एफ ब्लॉक में पाए जाने वाले तत्व हैं, ध्यान रखना है। फिर देखो अगला प्रश्न, रेडियो एक्टिवता की खोज का श्रेय है, श्रेय है किसको है, रेडियो एक्टिवता खोज किसने की थी, हेनरी बेक्वेरेल ने। किसने की थी, हेनरी बेक्वेरेल ने की थी, हेनरी बेक्वेरेल ने। क्यूरी, ये मैडम क्यूरी इसकी लड़की थी, और हेनरी बेक्वेरेल जो है इसी के समान में क्या है, रेडियो एक्टिवता की SI इकाई, अगर आ जाए ना SI इकाई रेडियो एक्टिवता तो क्या होती है, वो बेक्वेरेल होती है। क्या होती है, बेक्वेरेल, SI इकाई। सिंपल आ जाए तब, सिंपल आ जाए ना, तो बेक्वेरेल तो है ही, रेडियो एक्टिवता की इकाई है, तो बेक्वेरेल है, क्यूरी भी है, और रदरफोर्ड भी है, वैसे तो तीनों है। और आ जाए उपरोक्त तीनों, तीनों करना आपको। और अगर ये आ जाए रेडियो एक्टिवता की SI इकाई क्या है, SI तीनों आ जाए, तब आपको क्या करना है, बेक्वेरेल करना है। तो बेक्वेरेल के रेडियो एक्टिवता की SI इकाई है। तो खोज किसने की थी, हेनरी बेक्वेरेल ने सबसे पहले रेडियो एक्टिवता की जानकारी दी कि कुछ एलिमेंट जो है वो क्या निरंतर विकिरणों को निकालकर टूटते रहते हैं, उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव तत्व, और इस गुण को बोलते हैं रेडियो एक्टिवता। किसने बताया था, हेनरी बेक्वेरेल के द्वारा बताया गया था। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अल्फा कण होते हैं, तो अल्फा पे चार्ज क्या होता है, अल्फा होता है +2 चार्ज वाले, बीटा पे चार्ज क्या होता है, -1, और गामा क्या होती है, उदासीन, गामा पे कोई चार्ज नहीं होता, ध्यान रखना। और इसका मतलब अल्फा कण क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। क्या होते हैं, अल्फा कण धनावेशित होते हैं, ध्यान रखना है। फिर देखो अगला, गामा किरणों की भेदन क्षमता होती है, तो सामान्य या बहुत अधिक, बहुत अधिक या बहुत कम, कोई नहीं। तो गामा किरणें है ना, भेदन क्षमता ध्यान रखना, भेदन क्षमता का क्रम, तो सबसे अधिक किसकी होती है, गामा की, उससे कम बीटा की, उससे कम अल्फा की। और एक होती है गैसों को आयनित करने की क्षमता, आयनीकरण की क्षमता का क्रम, आयनीकरण की क्षमता उल्टे होती है, अल्फा, बीटा और गामा। तो गामा की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, बहुत अधिक, क्या होती है, बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक, गामा की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। फिर देखो अगला, और अगले में क्या है, थायराइड ग्रंथि की जांच में प्रयुक्त रेडियो एक्टिव समस्थानिक तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है, कौन सा काम में लेते हैं, आयोडीन 131, आयोडीन 131। थायराइड ग्रंथि में क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन, और थायरोक्सिन हार्मोन में एलिमेंट तत्व कौन सा होता है, आयोडीन। तो उसमें अगर खराबी हो जाए ना थायराइड ग्रंथि में, तो उसी खराबी का पता लगाने के लिए क्या है, आयोडीन 131 समस्थानिक को काम में लेते हैं। और ये जो ना कोबाल्ट 60, इसको कैंसर के उपचार में काम में लेते हैं, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। फिर देखो अगला, भूतल में, आगे देखो भूतल में सर्वाधिक मात्रा में धातु कौन सी होती है, भूतल में, अगर आज भूपर पट्टी में तब तो एल्यूमिनियम है, वो भूतल में कौन सी होगी, लोहा। भूतल में क्या है, लोहा सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, और भूप्रपट्टी या भूमि की ऊपरी सतह में क्या है, एल्यूमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। फिर देखो अगला, प्रकृति में निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में, अब देखो वापस कौन सी है, सोना, सोना और प्लेटिनम क्या है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है, पीछे भी प्रश्न आ गया था ये, ठीक है। तो ये अपने इस एलिमेंट वाले में हमने किया है लगभग ये 56 क्वेश्चन किए, और सारे क्वेश्चन के हर क्वेश्चन में हमने 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताया मैंने आपको, थोड़े ध्यान से पढ़ना, और सारे क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है ये, तो थोड़े से आप इसको करके देखना खुद, तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपके इस चैप्टर का और इस टॉपिक का क्या हो जाएगा, रिविजन भी हो जाएगा। तो अगले क्लास में मिलते हैं,
अगले नए टॉपिक यौगिक के साथ, इसके बाद पढ़ेंगे यौगिक वाला, कंपाउंड वाला। इससे पहले हमने पढ़ा परमाणु, परमाणु संरचना, तत्व है, इसके बाद पढ़ेंगे यौगिक वाला, ठीक है ना। और जिस बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो जो आए वो आप तक पहुंच जाए, यानी उसका आपके पास क्या नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप उसको आराम से देख सकें। बाकी अन्य से आपके पास पहुंचे ना पहुंचे पता नहीं, ठीक है। इसलिए इसको आप सब्सक्राइब करें चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को, ताकि आपके पास अपना वीडियो ये आपके पास रेगुलर पहुंचता रहे। आगे क्लास नेक्स्ट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।